आज का अपना विषय है लोक सेवाएं से क्या तात्पर्य है, अर्थात भारतीय लोक सेवाओं की क्या विशेषताएं हैं। सामान्य तौर पर सरकार और राज्य के सभी कार्यों को संपन्न कराने तथा उत्तरदायित्वों के निभाने का भार जिन कर्मचारियों पर होता है, इन्हें लोक सेवक या सिविल सर्वेंट के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को लोक सेवा कहा जाता है। सैद्धांतिक रूप से लोक सेवाओं की परिभाषा करते हुए प्रोफेसर एल.डी. वाइट लिखते हैं कि लोक सेवाएं प्रशासनिक संगठन का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है। वहीं लोक सेवा को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर हरमन फाइनर लिखते हैं कि लोक सेवाएं स्थायी, वैतनिक और कार्यकुशल अधिकारियों का समूह होता है। टॉमलिन आयोग ने, जो ब्रिटेन में 1939 में गठित हुआ था, उसने लोक सेवा को परिभाषित करते हुए कहा है कि राजनीतिक या न्यायिक पदाधिकारियों के अतिरिक्त ताज के वे सेवक जो असैनिक रूप से सेवा नियोजित हो, जिनका पारिश्रमिक पूर्णता अथवा प्रत्यक्षता उस धनराशि से दिया जाता हो जो संसद के द्वारा उस हेतु स्वीकृत की गई हो, तो उसे लोक सेवक कहा जाए। लोक सेवा का अर्थ संक्षिप्त में उन प्रशासनिक क्रियाओं और गतिविधियों से लगाया जा सकता है जो जनसाधारण को दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं होती हैं उन्हें निराकरण से संबंध रखती है। समस्त प्रशासकीय दायित्वों को संपन्न कराने का भार उन्हें लोक सेवाओं पर होता है। इसलिए इन लोक सेवाओं को लोक प्रशासन की जीवित और गतिशील आत्मा कहा जा सकता है। जहाँ तक भारतीय लोक सेवाओं की प्रमुख विशेषताओं का प्रश्न है, भारतीय लोक सेवाओं के लक्षणों की बात है, तो संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि भारतीय लोक सेवाएं जो है, उस लोक जो सेवक हैं वे कुशल कार्यकर्ता है, और कुशल इसलिए कि उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त है, वे कुशल हैं, वे स्थायी हैं, उन्हें वेतन दिया जाता है, वेतन के साथ उनको लक्ष्य दिया गया है और निर्धारित लक्ष्य को पूरा उन्हें करना है। तो लोक सेवा में कार्य करने वाले लोक सेवक न केवल अनेक कार्यों को बल्कि संगठन और अन्य कार्यों को बड़ी कुशलता और दक्षता से निभाते हैं। इसके साथ लोक सेवा में आने वाले व्यक्ति प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के धनी हैं। वो निश्चित प्रशिक्षण ग्रहण करके, निश्चित योग्यता ग्रहण करके इस सेवा में आए हैं। उनका अपना अनुभव है, उनकी व्यावसायिक प्रतिभा संपन्नता है और कार्यों के निष्पादन में वो महारत हासिल किए हुए हैं। इसके साथ साथ जो लोक सेवक हैं वो राज्य व्यवस्था के अनिवार्य अंग हैं, क्योंकि राज्य व्यवस्था के द्वारा उनको नियुक्त किया गया है, राज्य व्यवस्था के द्वारा उनके लक्ष्य रखे गए हैं और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उनको टूल्स उपलब्ध करवाए गए हैं, तो वो राज्य व्यवस्था के अनिवार्य अंग हैं। इसके साथ साथ भारतीय प्रशासनिक या लोक सेवा के जो मेंबर हैं वो निश्चित वेतनभोगी हैं। उन्हें निश्चित समय अनुसार वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है, और जो उनको वेतन दिया जाता है वो वेतन उनके पद के महत्व को, उनके दायित्व को, उनकी योग्यता को, उनकी जोखिम को, उनकी मेहनत के आधार पर निश्चित किया हुआ होता है। वहीं भारत में लोक सेवक जो होते हैं वो पद सोपान यानी हायरार्की सिस्टम पर आधारित है, क्योंकि लोक सेवा का संगठन एक स्केलर सिस्टम से होता है
और पद सोपान के स्तर पर लोक सेवा के सदस्य अपने दायित्व, अपने अधिकार, अपने कर्तव्य, पद प्रतिष्ठा, जोखिम आदि सब कुछ पद सोपानी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित किए हुए होते हैं। वहीं भारत का लोक सेवक एक स्थायी सेवा का सदस्य होता है। उसका कार्यकाल निश्चित है और उसी निश्चित समय और निर्धारित उम्र पर अपने पद पर कार्य करते हैं। यही कारण है कि इन सेवाओं में जीवन वृत्ति के रूप में अपना लिया जाता है। जीवन का एक बड़ा व्यवसाय के रूप में स्थायित्व लिए हुए सेवाएं होती है। वहीं हमारी सेवाएं अनाम्यता है, यानी इसमें नाम प्रकट नहीं होता, काम प्रकट होता है। लोक सेवा के सदस्य जो भी कार्य करता है वो बिना नाम के ही करता है, उसे अनाम ही रहना पड़ता है। वह पर्दे से पीछे रहकर बिना अपना नाम सामने लाए समस्त कार्यों को निष्पादित करता है। वहीं भारतीय लोक सेवा के जो सदस्य हैं वो तटस्थ दृष्टिकोण को अपनाते हैं और जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो समय समय पर उनका दृष्टिकोण बदलता रहता है, लेकिन लोक सेवक तटस्थ रहता है, उसे राजनीतिक तटस्थता के दृष्टिकोण को अपनाना होता है। वहीं लोक सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति सेवाभावी होता है। सेवा और जन कल्याण उसके जीवन के आदर्श हैं। इसके अतिरिक्त उसमें लाभों को अर्जित करने का, प्रलोभन को अर्जित करने का, स्वार्थ को अर्जित करने का लोक सेवा में कोई स्थान नहीं है। इसके साथ साथ लोक सेवा को पब्लिक फिगर के रूप में कार्य करते समय अनेक बार आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। उन्हें ये आलोचनाएं जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो जनता के द्वारा हो सकती है, जन सेवकों के माध्यम से हो सकती है, विभागीय माध्यम से हो सकती है, विभाग के बाहर के टूल्स है उसके माध्यम से हो सकती है। तो पब्लिक फिगर में काम करते समय ये सारी समस्याओं को या सारी व्यवस्थाओं को झेलना होता है। वहीं भारत की जो लोक सेवाएं हैं उसमें लाल फीताशाही का बड़ा बोलबाला है और लाल फीताशाही से ये कभी वंचित भी नहीं हो सकते, क्योंकि जिस फील्ड में लोक सेवक कार्य करते हैं उनका सीधा संबंध जो होता है व्यवस्था से होता है और व्यवस्था के अंदर इस प्रकार की लाल फीताशाही जो होती है वो एक स्तर पर रोक पाना संभव नहीं होता है। भारतीय लोक सेवाएं लाल फीताशाही यानी अनावश्यक औपचारिकता के कार्यों में और कार्यों में अनावश्यक देरी के जो है के कारण भी अपनी छवि स्थापित नहीं कर पाती है। तथापि इस व्यवस्था के बगैर प्रशासन को चलाया भी नहीं जा सकता। वहीं लोक सेवाओं में भावुकता का कोई स्थान नहीं है। इसमें अपने दायित्वों का निर्वाह करते समय बगैर भावुकता से प्रभावित होकर कार्य करना होता है। वे नियमों को पूर्ण रूप से पालन करने में दृढ़ विश्वास होना पड़ता है। जनता के प्रति उत्तरदायित्व लोक सेवकों का बड़ा दायित्व है, क्योंकि लोक सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया है। सार्वजनिक रूप से कार्य करने के कारण वे जनता के प्रतिनिधि है। इस प्रकार भारत में जो लोक सेवक हैं वो एक व्यवस्था के अंतर्गत कुशल कार्य करता है, प्रतिभा संपन्न है, राज्य के अनिवार्य अंग हैं, उन्हें निश्चित वेतन मिलता है, पद सोपान पर वो कार्य करते हैं, वो स्थायी सेवा के सदस्य हैं, वो अनामित रहकर कार्य करते हैं, तटस्थता के दृष्टिकोण को अपनाते हैं, सेवा भाव उनमें प्रमुख होता है, स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है, आलोचनाओं के शिकार होते हैं, आलोचना को झेलना पड़ता है, लाल फीताशाही को रोकते हैं, भावुकता उनके कार्य आदर्श नहीं है, जनता के प्रति वो उत्तरदायी हैं और सार्वजनिक फिगर के रूप में जब कार्य करते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी को निभाते हैं। इस प्रकार भारतीय लोक सेवाएं इन जो प्रशासनिक नियम है इन नियमों से बंधी हुई है। इसके साथ साथ जब हम लोक सेवकों की भूमिका की बात करते हैं तो इनका नीति निर्माण में बड़ा योगदान है। इसके साथ वो परामर्श देने का कार्य करते हैं, नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखते हैं, एक विकास अभिकरण के रूप में उनका कार्य है, एक नियोजन के रूप में उनका कार्य है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य है, कल्याणकारी राज्य के रूप में उनके कार्य है, लोकतंत्र और सभ्यता के रक्षक का जो दायित्व है वो सब कुछ लोक सेवकों पर निर्भर करता है। तथापि लोक सेवाएं जो है वो भी
अनेक बुराइयों से घिरी हुई है, क्योंकि जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो सकती है। परिवर्तन को अक्सर जनता स्वीकार नहीं करती है। प्रशासनिक जटिलताओं को जनता नहीं समझ पाती है। विभागीयकरण में नौकरशाही की समस्या हो सकती है। राजनीतिक संबंध का प्रश्न हो, भ्रष्टाचार हो, तानाशाही की व्यवस्थाएं हैं, शक्ति के दुरुपयोग की बात है, वर्गीय चेतना की बात हो, लाल फीताशाही हो, आकार में अत्यधिक वृद्धि है, श्रेष्ठता की भावना है। ऐसी अनेक ईवल्स हैं, बुराइयां हैं जो लोक सेवा को छवि को स्थापित नहीं करने दे पाती है। तथापि लोक सेवा के बगैर किसी भी राज्य का प्रशासन नहीं चलाया जा सकता। लोक प्रशासन में सिविल सर्विसेज का बड़ा महत्व है। सिविल सर्विसेज नहीं है तो राज्य को गति नहीं दी जा सकती है।